हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। हमारे यूनिट फर्स्ट में हम लगभग अंतिम चरण पर हैं ना। यूनिट फर्स्ट के अंतिम चरण पर हैं। तो आज का हम जो डिस्कशन में हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स, साथ ही साथ बीटा एंड गामा फंक्शन आज के हम इस लेक्चर में लेने वाले हैं। तो ये हमारे पास लगभग 3 टॉपिक रहेंगे जिस पे आज हम बात करेंगे, और कल हमारा कोशिश रहेगा कि हमारा ये यूनिट हमारा कल कंप्लीट हो जाए। कोशिश ये रहेगी कल हमारा ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हमने कितना कर लिया है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। हमने यूनिट फर्स्ट हमारा अगले 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ यूनिट 10 हमने कर चुके हैं। हाँ जी, और क्या आंसर हो गया बताइए। वेक्टर कैलकुलस के कौन सी यूनिट? यूनिट 4 ना, राइट। ये हम इतना काम कर चुके हैं। साथ ही साथ हमारा जो रियल एनालिसिस वाला पार्ट है उसमें भी हमने कम से कम हमारा 2 मतलब 40% हमारा उसमें हो चुका है। 40% उधर भी हो चुका है। और साथ ही साथ हमने ओडी में जो काम कर रहे हैं, ओडी भी हमारा अभी स्टार्ट हमने कर दिया है। ओडी भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो हम हमारे साइड से हम ठीक चल रहे हैं। आप उनको रिवीजन करते रहें, बीच बीच में उनका भी आप रिवीजन करते रहें, उनको छोड़ें नहीं आप, है ना। और लगभग हम इस हिसाब से चल रहे हैं। अब आप सोचिए कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, उसको आप बांटिए, उनका रिवीजन भी आप करिए। क्योंकि 1 जून मतलब आप यदि फरवरी को निकाल दें तो हमारे पास कितने महीने हैं बताइए? 3 महीने है ना। 3 महीने हैं। 3 महीने में आप 15 दिन आप अपने रिवीजन के लिए रख दें। 15 दिन जितना आपने पढ़ा उसका आप ओनली रिवाइज करेंगे, नया कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो आपके पास कितने दिन बचे बताइए? लगभग 2.5 महीने, है ना। इतना समय है आपके पास, मान के चलिए। और ये सारी चीज़ें अपने को करना है, साथ ही साथ जीके भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आप रणनीति को बना के रखें और उस पर काम करें, है ना। चलिए, तो हम बात करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैं पहले बताऊंगा कि मैक्सिमम मिनिमम में जो पीएससी में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी में 9 जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें। सर, हाँ जी, अपन जो ओडी पढ़ रहे हैं वो नेट के सिलेबस की है ना? नेट के सिलेबस की है, हाँ। और इसके पहले ये जो अपन ने इसमें कंटिन्यूटी या यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ये भी उसका ही सिलेबस था। हाँ, सिलेबस तो वही है ना। जब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बोलेंगे तो क्या ओके है, सर। वही चीज़ रहेगी, है ना। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन आया है, देखिए गामा फंक्शन से। गामा फंक्शन से दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है। और साथ ही साथ तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या आया है। ये क्वेश्चन आया है ना। वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इस यूनिट से हमने देख लिए
क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। तो एक क्वेश्चन आया है हमारा मैक्सिमा मिनिमा से, एक यहाँ से आया एक क्वेश्चन, साथ ही साथ एक गामा फंक्शन से क्वेश्चन आ गया है, एक गामा फंक्शन से, और दूसरा कहाँ से क्वेश्चन आया है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेगुलेशन, यहाँ से क्वेश्चन आ गया है। तो ये चीज़ें हैं। अब हो सकता है इस बार भी कि बीटा फंक्शन पूछ ले और डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन पूछ ले, तो उसके पास बहुत सारे टॉपिक है पूछने के लिए, कहीं से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ, है ना, तो ये अलग अलग ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी हम थ्योरी पे जानते हैं कि थ्योरी क्या कहती है इसकी। चलिए थ्योरी की बात कर लेते हैं कि थ्योरी क्या कहती है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। हाँ, क्या कहती है थ्योरी देखिए। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, पहले हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स में हमारे पास कोई फंक्शन z है ऑफ x, y, जहाँ इस पर क्या है, दो क्या है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो z का या तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा या फिर y के रिस्पेक्ट में। तो डेल z अपॉन डेल x हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव बोलें या डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका, ऑफ z फंक्शन का या f का। इसी प्रकार आप बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, है ना। तो इसमें बेसिकली जो आपको ध्यान रखना है कि जो f ऑफ x a, b है वो क्या होता है, ये इसको हम लिखने का तरीका डेल f वन डेल x एट पॉइंट a, b इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, b माइनस f ऑफ a, b अपॉन h, और f y मतलब डेरिवेटिव ऑफ f का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन एट पॉइंट a, b। तो डेल f अपॉन डेल y एट a, b इज इक्वल टू लिमिट k टेंडिंग टू 0 f ऑफ a b प्लस k माइनस f ऑफ a, b अपॉन k। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव की बात हमने कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम मैक्सिमा मिनिमा से हम जानेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए चलिए सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, उसके क्रिटिकल पॉइंट को बात, है ना। तो चलिए मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसकी हम बात करें। सर हाँ जी, हाँ नहीं सर, स्क्रीन चली गई थी आगे। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहली बात है कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। वो कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन ये होगी कि सबसे पहला हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसका डेल f अपॉन
डेल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 निकालेंगे। इसको क्या बोलते हैं बताइए? ये जो जिस पॉइंट पर यहाँ से जो भी पॉइंट मिलेंगे, है ना, यहाँ से आपको जो भी पॉइंट मिलेंगे, मतलब आपको मान लीजिए कोई पॉइंट ए और बी मिल गए, मतलब एक्स की वैल्यू ए मिल जाती है और वाई की वैल्यू बी मिल जाती है, तो हम इन पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट, तो ए पॉइंट a comma b is said to be critical point for function x f x comma y if f dash fx and f dash fy both exist and f dash a comma b is equal to 0 and f y a comma b बराबर 0। ये आपको ध्यान रखना। एक्सट्रीमम की डेफिनेशन क्या बोलती है बताइए? किसी फंक्शन एक्सट्रीमम का मतलब क्या है? आइदर मैक्सिमम और मिनिमम एट। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमम या कोई भी पॉइंट, कोई भी फंक्शन का को हम मैक्सिमम या मिनिमम, मतलब कोई फंक्शन को हम कहेंगे वो एक्सट्रीमम रखता है, तो या तो वो मिनिमा रखेगा या मैक्सिमा रखेगा, है ना। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं कि क्या होता है एक्सट्रीमम। तो ये फंक्शन को हम ये फंक्शन f x, y is said to be an extremum if extremum at a point, है ना, at a point a comma b कर लीजिए ना, extremum at a point a comma b if it has either maximum or minimum at a comma b। ये हमने देख लिया कि क्रिटिकल पॉइंट या कहीं जहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा रखे या मिनिमा रखे, दो ही जगह, यदि ऐसा है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं उस फंक्शन के पास एक्सट्रीमम हो गया, वो फंक्शन एक्सट्रीमम कहलाए उस पॉइंट पर। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम कैसे टेस्ट करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है या फिर मैक्सिमा मिनिमा नहीं है? इसके लिए हमारे पास टेस्ट के लिए हम इस टेस्ट का यूज करेंगे, है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहता है ना, चलिए करते हैं। तो इसके लिए हम टेस्ट का यूज करेंगे और टेस्ट क्या कहता है कि सबसे पहला काम कि फंक्शन हमारे पास f x, y है, मान लीजिए इज इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास गिवन रहेगा, ये गिवन होगा। तो पहला काम आपको क्या करना है, वो एक्सट्रीमम, मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट स्टेप में आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम r, s और t निकालेंगे। अच्छा, r क्या होगा बताइए? del 2 z अपॉन del x स्क्वायर, और s क्या होगा?
del 2 z del अपॉन upon del del x y del y या del y del x, कोई दिक्कत नहीं। t की वैल्यू क्या होगी del 2 z अपॉन del y स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हम इसे कह रहे हैं d, और d कह रहे हैं RT माइनस एस स्क्वायर। ये हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि d स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आपको याद होगा एस स्क्वायर माइनस RT को भी हम d कहते थे, और वहां पे क्या निकालते थे बताइए? कस्प नोड। बिल्कुल, वहां पर हम क्या निकालते थे? कस्प नोड निकालते थे। तो यहाँ अब एक चीज ध्यान रखना कि r की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन हो, इसके साथ RT माइनस स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, और r यदि कैसा हो? स्ट्रिक्टली लेस देन हो, तो f हैज मैक्सिमम एट, हमारे पास पॉइंट हमने मान लिया a, b, और r की वैल्यू यदि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो तो क्या होगा? f हैज मिनिमम, f हैज मिनिमम। तो यहाँ पर r स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो f हैज मिनिमम एट a, b। अभी तो d चलो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, लेकिन r t माइनस एस स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो तो क्या होगा? फिर दोनों नहीं होंगे, ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, ना मैक्सिमा ना मिनिमा। ऐसी जगह, ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? जहां पर RT माइनस एस स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आ जाता है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? सैडल पॉइंट। ठीक है, सैडल पॉइंट बोलते हैं। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब अगली बात करेंगे यहां तक, यहाँ पे लिखेंगे RT माइनस एस स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो आप यहाँ पे लिखेंगे RT माइनस स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो क्या होगा? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ऐसी स्थिति में 99% पर ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? सैडल पॉइंट बोलते हैं। और इसके बाद RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा? टेस्ट इज फेल्ड। ऐसे ही आप बना लीजिए जैसा हमने बनाया है। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन। सर 1 मिनट, इसके पहले वाली स्लाइड दिखा दो ना, ये वाला। हाँ ठीक है, हो गया सर। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास u दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, और अब आप कोई ऐसी ट्रिक बताइए, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो आप बताइए कि ऐसी क्या चीज हम अकेला निकाल लें जिससे हम कह पाएंगे कि मैक्सिमा मिनिमा होगा। बताइए। सर उसके क्रिटिकल पॉइंट। नहीं, हाँ, नहीं, ये भी नहीं, निकाल। नहीं, नहीं, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट तो ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में सेम दिए हैं ना, तो क्यों क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे? सर आर निकाल लेंगे, उससे पता चल जाएगा। सिर्फ R निकालना और है। एस। R निकालना है, आर निकालेंगे, आर राइट? ग्रेटर देन मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगा। क्वेश्चन की क्या नेचर है, क्वेश्चन कैसा है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ R निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। तो निकालिए R।
आर कैसा होना चाहिए, देखिए हर पॉइंट दिया मिनिमम मैक्सिमम, तो सबसे पहले आर निकालना, मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा 3x² और -3ay, फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कर दें तो क्या आएगा, इसे हम आर कहेंगे और ये आ जाएगा 6a, ये हो जाएगा 0। अब आर यदि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या रखेगा वो, बताइए, मिनिमम, मिनिमम होगा। ये तो मैक्सिमम बोल रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा। अब आर ग्रेटर देने वाली कंडीशन नहीं है कहीं, अब ये भी नहीं होगा। अब आप देखें कि आर की वैल्यू लेस देन होगा तो क्या होगा, आर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 तो क्या बनेगा, ए की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन है तो आर की वैल्यू भी स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, और लेस देन होगा तो क्या होगा बताइए, मैक्सिमम। मैक्सिमम। ऑप्शन मैक्सिमम। सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इफ z बराबर f x, y दिया है एंड del 2z अपॉन del x² इंटू del 2z अपॉन del y² माइनस del 2z अपॉन del x del y का होल स्क्वायर स्ट्रिक्टली लेस देन 0, तो क्या होगा, एट एनी पॉइंट a, b, देन फर्स्ट स्टेटमेंट है f a, b इज द मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड है f a, b is the मिनिमम वैल्यू, और ऑप्शन सी है f a, b is not the एक्सट्रीमम वैल्यू, और डी है द केस इज डाउटफुल। हाँ जी, सर मैक्सिमम मिनिमम दोनों नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, अब इसमें नॉट द एक्सट्रीमम वैल्यू, केस इज डाउटफुल आएगा। क्यों, तो हमें भी इन दोनों में क्या समझ नहीं आता। हाँ सी करेक्ट होगा। सी करेक्ट होगा ना, डी क्यों यदि होगा, 0 आता ना इक्वल में तो केस डाउटफुल या फेल हो जाता, तब अपन बिल्कुल बोलते। सिंपल। यस सर, हाँ एक्सट्रीमम वैल्यू तो, जबकि ये सिंपल पॉइंट है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे गलती करेंगे तो फिर उधर तो गलती होंगी ही होंगी। अभी सर हमने डाउटफुल वाला केस में क्या बताया आपने, आप बताइए, यहाँ पे हमने लिखा था ये है, यहाँ लेस देन पे क्या हो रहा है, ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम, मतलब क्या है, इट इज नॉट एक्सट्रीमल पॉइंट, एक्सट्रीमम वैल्यू। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं रखेगा, वहाँ एक्सट्रीमम वैल्यू नहीं रख सकता, तो ये है। चलिए एक होमवर्क में प्रॉब्लम लिख लीजिए, लेट f x, y इज इक्वल टू y² प्लस
4x इंटू वाई प्लस 3x² प्लस वाई प्लस x³ प्लस x³। देन फर्स्ट ऑप्शन है 0,0 इज द मैक्सिमम पॉइंट। गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग सर। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ f। सेकेंड है 0,0 इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ f। सी ऑप्शन है 0,0 इज ए सैडल पॉइंट ऑफ f। और डी है 2/3 माइनस 4/3 इज ए मैक्सिमम पॉइंट ऑफ f। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ f ये होमवर्क में रहेगा। सर सारी एक मिनट मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपने क्लास में क्या क्या पढ़ा दिया था? जी आदि मैंने सर सबसे पहले हमने ये देखा था पार्शियल डेरिवेटिव पहला, हाँ, और मैक्सिमम मिनिमा। साथ ही साथ हमने फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमने शुरू किया। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है और एक्सट्रीमम क्या होता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि मैक्सिमा मिनिमा को कैसे निकालते हैं। तो पहले हम एक्सट्रीमम पॉइंट को बात निकालते हैं, उसके बाद एक कंडीशन होती है RT माइनस S² स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। R यदि लेस देन है तो मैक्सिमम और यदि ग्रेटर देन है तो मिनिमम। और RT माइनस S² स्ट्रिक्टली लेस देन होगा तो हम वहाँ पे ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा, इसी कंडीशन पे हम उसको सैडल पॉइंट कहते हैं। और RT माइनस S² इज इक्वल टू 0 तो टेस्ट इज फेल। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन था, MPPSC में जो आया था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन MPPSC में आया था। इसको हमने किया, सिर्फ R निकाल के हम कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। फिर हमने और क्वेश्चन किए हैं। एक क्वेश्चन हमने ये किया है ये वाला, सीधा यहाँ पर ये देखें तो ये क्या है, R है, ये क्या है, T है, और ये क्या है, S² है। तो यदि लेस देन है तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में सैडल पॉइंट होगा या ना तो मैक्सिमा ना तो मिनिमा। तो उसको कहते हैं ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा, उस जगह में क्या होगा, फंक्शन नॉट एक्सट्रीमल वैल्यू रखेगा। तो ये हो गया। इसके बाद हमने ये होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया है। हाँ सर, ये तो नोट कर लिया जी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने वाले हैं बीटा और गामा फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमा मिनिमा कंप्लीट हो। चलिए तो बीटा गामा फंक्शन। जी मॉर्निंग की जो आपकी क्लास हुई थी वो उसका वीडियो आपने अपलोड कर दिया था ना मॉर्निंग की? आज का ना? हाँ आज का कर दिए सर। वो उसमें थोड़ा एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही थी, हमको समझ में आ नहीं रहा, मतलब वो दिमाग में नहीं आ रहा था। अच्छा कौन सा वाला? वो जो आपने एफ डैश निकाला था, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट वाई है, और उसमें एफ डैश 0 की वैल्यू 3 दे के रखी थी, और आपने कहा था 3 into 2 करके 6 का जो प्रोडक्ट करना है जो बताया आपने। हाँ वो डेरिवेटिव वाला ना। उस क्वेश्चन में एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच की वैल्यू कैसे निकाली थी वो नहीं मेरे को आ ही रही थी। अच्छा। मतलब वीडियो में थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। तो आप जब भी अभी मतलब सभी लोगों का लॉस ना हो, सॉरी, तो अभी आप कंटिन्यू कर लीजिए, भले से मुझे कभी भी बता दीजिएगा। ठीक है उसमें ये चीज़ पूछ रहे हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच, ये ना?
हाँ सर, ये इसका वैल्यू कैसे निकला था ठीक उसमें? ठीक, यहाँ पे देखिए एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ था एफ एक्स इंटू एफ वाई, ऐसे ही था। हाँ जी सर, ये था। उसमें फॉर ऑल एक्स के लिए एक्स वाई के लिए दिया था, तो आप एक्स बराबर वाई बराबर 0 ले लीजिएगा। ओके, तो एफ जीरो बराबर एफ जीरो इंटू एफ जीरो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 की वैल्यू हम एफ जीरो रख देंगे। हाँ, ठीक है सर, बस थैंक यू, आ गया समझ। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके, मोस्ट वेलकम जी। सॉरी फॉर अदर्स, बाकी लोगों को। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो चलिए हम शुरू करते हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बीटा एंड गामा फंक्शन एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम कोई भी ए और बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एक हम यहाँ पर एक डेफिनेट इंटीग्रल की अभी थोड़ी देर बात करें हम कि डेफिनेट इंटीग्रल में एक जो हमारे पास क्या आएंगे यहाँ पर, जो ए और बी फाइनाइट होंगे, है ना, ये ए और बी कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे। ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, जो हमने कर चुके हैं ना, ये पढ़ चुके हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और फिर एक आ जाएगा हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर को इंडेफिनेट बोल सकते हैं? नहीं सर, इंडेफिनेट में क्या होगा, लिमिट नहीं होंगी ना। डेफिनेट में लिमिट होती है, इंडेफिनेट में लिमिट्स नहीं होती। हाँ हाँ, ठीक है। और प्रॉपर मतलब इंटीग्रेशन में दोनों लिमिटें जो होती है वो मतलब क्लियर होती है, और इम्प्रॉपर में आइदर अपर लिमिट और लोअर इंफिनिट हो जाती है। मतलब ए इंटीग्रेशन के लिए हम बात करें तो इंटीग्रेशन में हम पहली बात जो करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, ये इंडेफिनिट ना। हाँ, अनिर्धारित रूप, इंडेफिनिट। हाँ, इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट अच्छा, इसमें एक बात ये भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम जो कांस्टेंट करते हैं वो इसी में, बिकॉज ऑफ वी आर फाइंडिंग not only particular solution but we are finding the set of solution. Okay, that's why we C only. Okay, set of solution. We are finding only the solution but it is a set of solution. बिल्कुल बिल्कुल। और जो इसमें लिमिट्स होती है उसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है, उसमें सेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए उसमें हम सी नहीं जोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। तो ये एक प्रकार से डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे हम, डेफिनेट। हाँ, या इसको हम निश्चित समाकलन भी कह सकते हैं, निश्चित। और इसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू या एरिया को फाइंड करने के काम आता है निश्चित समाकलन। और एक आएगा फिर किसको क्या बोलेंगे, अनुचित समाकलन, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल। लिमिटें हाँ मतलब बिल्कुल, कोई चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट, लेफ्ट राइट बोल रहा हूँ, अपर लोअर लिमिट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में जैसे सर ने बताया कि जो ए और बी है, यहाँ पर ये लिमिट जो होंगी पहले काइंड में, फर्स्ट काइंड में जो होगा, फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि ये जो लिमिट है ए की वैल्यू या बी की वैल्यू या दोनों कैसी होंगी, अनंत मिल जाए, है ना, अनंत मिल जाए, ए बी या दोनों। दूसरे केस में क्या होगा कि ए और बी कैसे होंगे, सेकंड काइंड में, कि ए और बी कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे, फाइनाइट, बट जो एफ एक्स है वो इस इंटरवल में कैसा होगा, अनबाउंडेड हो जाए, है ना, अनबाउंडेड हो जाए, अब परिबद्ध हो जाए।
तो इसको बोलते हैं सेकंड काइंड, अनबाउंडेड। तो जैसे एक बार क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा था कि 0 से इन्फिनिटी टू द पावर -2x, ये होगा फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मिक्स्ड काइंड या नोटा। तो क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये बात हमको ध्यान रखना। तो इसी में जैसे कि हम जो गामा फंक्शन है या बीटा फंक्शन है, ये सब इम्प्रॉपर इंटीग्रल के ही हैं। तो हम बात करने वाले हैं बीटा फंक्शन की डेफिनेशन। यहाँ तक आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा। सर ने भी बहुत अच्छी चीज़ें बताया कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में जो है सोल्यूशन जो होगा वो सेट ऑफ सोल्यूशन होगा। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर हम इसलिए हम वहाँ पर कांस्टेंट भी लेते हैं, और कांस्टेंट आर्बिट्री होता है, आप कोई भी ले सकते हैं। वहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रल में एक निश्चित एरिया में कोई ना कोई एरिया मिलेगा, उसको हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो ये बड़ा अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे बीटा फंक्शन, और बीटा फंक्शन के साथ साथ हम उनकी प्रॉपर्टी, और फिर हम उसके कुछ सवाल देखेंगे, और फिर हम गामा फंक्शन पे बात करेंगे। सबसे पहली बात है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन, तो पहला जो फार्मूला है बीटा फंक्शन या बीटा फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो है बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x n टू द n माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि ये m और n की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये वैल्यू क्या मिलेगी, ये कन्वर्जेंट करेगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, फाइनाइट होगी इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। ये बात अपने को ध्यान रखना है। एमपीपीएस एक बार सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि m और n की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ये परिभाषित होगा, पहली बात। दूसरी बात, हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टी बताइए क्या होता है? सिमेट्रिक होता है ना। बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। हम इनका प्रूफ नहीं देखेंगे यहाँ पर। दूसरा है बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। तीसरी बात है, एक तीसरी प्रॉपर्टी है बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। इसको लिख लीजिएगा। जी नोट कर रहे हैं? जी जी हाँ, आराम से नोट कर लीजिएगा सर। हाँ जी, हो गया जी ठीक। अब ये सेकंड और थर्ड को यदि आप ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए सेकंड और थर्ड को यदि ऐड कर दें तो मतलब फोर्थ बन जाएगा, और वो क्या होगा, बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू 1/2। ये 2 होगा ना, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा mn। तो इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 1। हमने एलसीएम ले लिया, किसका एलसीएम, 1 प्लस x की पावर m प्लस 1 dx। यही हो जाएगा। यस सॉरी, इसको अंदर कर देते हैं, ठीक है। ये फिर फिफ्थ है
बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर, 0 से पाई बाई 2 साइन इस फिफ्थ प्रॉपर्टी से हो रहे हैं सर जी 50% क्वेश्चन ये फिफ्थ प्रॉपर्टी और सिक्स्थ जो बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 1/2 बीटा p प्लस 1/2 कॉमा q प्लस 1/2। अब प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है आपसे डायरेक्टली। 7 है बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। हमने गामा की भी यहाँ पे बात कर लिया है। मैं बताऊंगा कि गामा फंक्शन क्या होता है। गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई, और यहाँ पर n की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। ये 9 जून वाले पेपर में MPPSC ने पूछा है ये बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक हो गए ना। हाँ नेक्स्ट है क्या है 9 नंबर। हेलो इंटीग्रेशन a to b। हाँ x माइनस a to the सर पावर। एक में 2 पेज दिखा दीजिए। सर ये जो है ना गामा n गामा 1 माइनस n इसको मतलब ऑप्शन जो है पाई अपॉन साइन n पाई जो है इसको हमने सर थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच से किया था। n की वैल्यू 1/2 पुट अप कर दिया। अच्छा सही था आपका आंसर। लिमिट 0 to 1 वो कह ही रहा है। तो हाँ हमने मतलब आंसर याद नहीं आ रहा है पर एग्जाम में इसको ऐसा सॉल्व कर लिया। अच्छा अच्छा, नहीं सॉल्व नहीं करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन को आंसर को आप बिल्कुल हमको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब मान लीजिए 50% तो नहीं 30% तो मेमोरी बेस्ड होते हैं। मतलब फार्मूला लगाया और आंसर, या फार्मूले पूछ लेते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। x माइनस a टू दी पावर, यहीं से वो डेफिनेशन बनी है। a की वैल्यू को आप 0 ले लीजिए और b की वैल्यू को 1 ले लीजिए। तो यहीं से देखेंगे 0 से 1 x टू दी पावर m माइनस 1 और 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 टू दी पावर m प्लस n माइनस बीटा mn, है ना। ये आ गया बीटा mn डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर का इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन b प्लस c x टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस c टू दी पावर m एंड b टू दी पावर n बीटा mn। आपको इनको याद रखना है। ये भी हो सकता है पूछ ले डायरेक्टली। नेक्स्ट डेफिनेशन में फार्मूला लिख देता हूँ, फिर गामा फंक्शन भी बताऊंगा। फिर है डुप्लीकेशन फार्मूला। बीटा और गामा पे रिलेशन करके गामा m प्लस 1/2
अंडर रूट पाई इंटू गामा 2m अपॉन 2 to the power 2m minus 1। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया ना? हो गया सर जी। अब हम जानते हैं कि गामा फंक्शन के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, क्या होता है, और फिर हम सवाल में आएंगे। इसके बाद है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन तो डेफिनेशन है गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x to the power n minus 1, या पहले आप e to the power लिखना, ठीक है, e to the power माइनस एक्स dx ये है। और n की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ये बात भी ध्यान रखना। तो इसकी प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें, प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टी जो हमको ध्यान रखनी, पहली प्रॉपर्टी है गामा 1। क्या होगा गामा 1? 1 आप प्रूव करके देख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, ठीक है, जब फैक्टोरियल से एक कम होता है। हाँ, और एक और प्रॉपर्टी होती है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होगा जब n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो। सर हाँ जी, चाहिए हाँ जी, ये गामा पूरा अंदर है n+1 की कि गामा n अलग नहीं है ऐसे वन लिखते हैं अलग है? उसको, बाहर ही रहता है वो, पूरा अंदर नहीं रहता, अच्छा ओके ओके ठीक है ना? है n+1 वो सर। हाँ हाँ, फिर है ये ऐसा बिल्कुल। फिर सर सेकंड प्रॉपर्टी में भी n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा ना? हाँ, सब जगह है, सब जगह है ना? फिर एक होता है गामा 1/2 की वैल्यू ध्यान रखेंगे आप, अंडर रूट पाई होता है, ठीक है, ये भी हम बताएंगे कहाँ से आएगा, बस आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, इसको लिख लीजिएगा, फिफ्थ नंबर है आपके पास गामा n अपॉन ए की पावर n इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस ax x की पावर n माइनस 1 dx। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए डेफिनेशन में आप देखें तो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, a ले लिया है ना, तो क्या हो रहा है, a की पावर n आ रहा है, ठीक है। फिर 6 प्रॉपर्टी है गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी log 1 अपॉन y टू द पावर n माइनस 1 dx। सर ये y dx, हाँ जी, इसके बाद जी log y लिखा है 6 हाँ, log 1 अपॉन y है वो, वेरिएबल कुछ हो जाएगा वो, आप उसको कुछ भी ना करें, उसको क्या करेंगे आप, लॉग क्या मान लेंगे आप, 1 अपॉन y को log 1 अपॉन y को x मान लेना आप यहाँ पर, तो e टू द पावर x हो जाएगा और 1 अपॉन y ठीक है, ठीक है सर, 1 अपॉन y को आप log x और 1 अपॉन y की वैल्यू होगी माइनस e टू द पावर x, फिर आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है इसमें इनको बार बार आपको रिकॉल करना है, हम कल पूछेंगे इसको। यस सर। 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस बाय 1/n dy, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। y टू दी पावर 1/n है ना? हाँ, y की पावर 1/n, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है देखिए, यहाँ तक हो गए ना। 8 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस a² x² की वैल्यू होगी √π/a, है ना। और ये कैसा फंक्शन बताइए, इवन है या ऑड? इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस a² x² इज इक्वल टू √π/a। यहाँ से हम 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस a² x² इज इक्वल टू √π/2a। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -4, म्यूट कर लीजिएगा, -4x² dx की वैल्यू क्या होगी, √π/4। हाँ, 2a लिखा है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा है कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -x² dx की वैल्यू क्या होगी। √π/2। √π/2 बिल्कुल, है ना, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। हाँ, ठीक। चलिए और प्रॉपर्टी जानते हैं क्या है। और 9 नंबर सर इसमें पता है x² इज इक्वल टू t पुट करें। हाँ, वो बिल्कुल वो वैसे ही होगा, उसका आना वैसे ही है। हमने कुछ दिमाग लगाया था, ये क्वेश्चन कहीं और दिखा, ये इसमें नहीं आया हुआ है, पर हमने कुछ इसको लगाया था दिमाग। ये x² इज इक्वल टू t पुट किया था तो 2x dx इज इक्वल टू वो dt बन गया था। पूरे को मान लेंगे आप, है ना। तो फिर उसको सर वो x से मल्टीपल और x से डिवाइड किया था। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अटक गए, कहीं हुआ नहीं तो फिर छोड़ दिया। अच्छा, करेंगे बाद में। ओके, चलिए फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट, जो हमने लिख चुके हैं पहले भी। 9 है, गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू π/sin n π। और ये इसके बाद है 10 गामा 1/n गामा 2/n गामा 3/n एंड सो ऑन, गामा n - 1/n इज इक्वल टू 2 पाई की पावर n - 1/2 और n टू दी पावर 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 11 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos bx और x की पावर 1/n dx बराबर है गामा n + 1/b टू दी पावर n cos n π/2। और 12 नंबर है 0 से इन्फिनिटी साइन, हाँ जी,
पावर n माइनस 1/2 है ना, पावर में कहाँ पर? 10th वाले में। 10th वाले में 1/n 2^n, ओ सॉरी 1/n 2/n 3/n। ये पावर में है ना, n माइनस 1/2। हाँ यहाँ ना, 2 हाँ by ये भी पावर में, ये भी पावर में, हाँ। और n माइनस 1/2 है यहाँ। dx इज इक्वल टू गामा n प्लस 1/bn और साइन n π/2। फिर है दो और बचे हुए हैं। 13 है 0 से इन्फिनिटी x⁻m−1 cos bx dx इज इक्वल टू गामा m/b⁻m और cos m π/2। और 14 नंबर का है 0 से इन्फिनिटी x⁻m−1 साइन बीटा x dx इज इक्वल टू गामा m/b⁻m साइन m π/2। यहाँ पर हमारे फार्मूले खत्म होते हैं। अब सवाल करते हैं। जी जी बिल्कुल आराम से लिख लीजिएगा। लास्ट लिखना बस। जी हो गया सर? जी सर, जी सर। जी यहाँ पे dy होना चाहिए ना, हाँ यहाँ पे dy। हाँ सर, हम ये सर डी भाई लिखा है ना आपने? हाँ 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 इंटीग्रेशन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने वही पूछा था आपसे। हाँ वो dy है। जी जी जी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा? सी होगा सर। हाँ, π/sin n π। सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/x to the power n-1 dx is फर्स्ट ऑप्शन है गामा n प्लस 1 गामा n बी बीटा m कॉमा n और d है गामा n-1। बी ऑप्शन नंबर हाँ जी सर ये वही है क्या जिसमें अभी आपने वाई किया था? आप बताइए 0 to infinity थी। क्या था? उसमें 0 to infinity लिखवाई है जिसमें गामा y। हाँ तो 0 से इन्फिनिटी होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। लिमिट 0 to क्योंकि गामा आ रहा है ना। हाँ ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी है ना। अभी हमने देखा जस्ट। सर गामा फंक्शन में लिमिट जिसमें भी होगी 0 to infinity हाँ ही लेके चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल गामा फंक्शन में 0 से इन्फिनिटी चलेंगे। ओके। और बीटा की प्रॉपर्टी में 0 से इन्फिनिटी भी आ जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे ना। जी सर। चलिए नेक्स्ट ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है गामा 1/4 गामा 2/4 और गामा 3/4 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन है √पाई, सेकंड है पाई √2 पाई, सी ऑप्शन है √2 पाई और डी ऑप्शन है √2। इसका आंसर आपको बताना है। सर इसमें ना 1/2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/4 2/4। सर ये जो फॉर्मूला है वो बन तो रहा है, लेकिन उसमें आपने 1/2 लिखवाया है फॉर्मूले में। हाँ 1/2 फिर देन गामा 2/n। याद कीजिए 1/n 2/n 3/n up to n minus 1/n is equal to 2 pi to the power n minus 1/2 n to the power 1/2, है ना। हाँ बट सर हमने इसमें फॉर्मूले में हमने गलत लिख लिया शायद से, ये 1/n है, हमने 2 लिख लिया है। हाँ कोई बात नहीं। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ बताइए? 4। तो 2 pi 3/2 अपॉन 4 का इस 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं पाई √पाई, और ये हो जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा पाई √2 पाई, है ना। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 4। अभी तो बहुत अच्छे से बोल देंगे फट, क्योंकि फॉर्मूले पास में लिखने पर इतने कैसे याद होंगे, वो तो अभ्यास से आएगा। कुछ जी इसमें से कुछ ही याद है। सर आपको तो कुछ याद ही है, हमें तो कुछ भी याद नहीं है अभी इसमें। ठीक है बिल्कुल होगा याद। इफ बीटा m, n is a beta function, then integration pi to 5 to 7 x की पावर 5 to the power 6 and 7 minus x to the power 3 dx, फर्स्ट ऑप्शन है 2 to the power 10 बीटा 6,3, सेकेंड ऑप्शन है 2 to the power 10 बीटा 7/4 एंड सी ऑप्शन है 7/4 नहीं 7 है ना, और 2 to the power 10 बीटा 6,4 और डी है 2 to the power 6 बीटा 7,3। एक भी ऑप्शन सही है, क्योंकि m की वैल्यू जो है वो 5 होनी चाहिए। m की वैल्यू कितनी होगी? 5 तो नहीं होगी सर, वो फॉर्मूले में m-1 है, तो m-1 है तो 7 भी तो लिख सकते ना। हाँ ओके, तो फिर 7 और 7 4 बी ऑप्शन। फार्मूला यदि याद है आपको जी, इंटीग्रेशन a to b x minus a to the power m-1 and b minus x to the power n-1 is equal to b minus a to the power
m प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं सब जगह 2 की पावर 10 दिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ m और n की वैल्यू चाहिए। और यहाँ पर हम 7 माइनस 1, इसको 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो m की वैल्यू 7, ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया, और n की वैल्यू 4, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the improper integral 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx कन्वर्जेस इफ, फर्स्ट ऑप्शन है m strictly less than 0 and strictly less than 0, m strictly less than 0 and strictly less than 0, and c m strictly less than 0 and strictly less than 0, और d m less than 0 और n less than 0। दोनों 0 से बड़े होना चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव हो, m और n दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, डेफिनेशन थी। नेक्स्ट सर साइन एक्स की जगह और एक्स की जगह जी, एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा यदि हम पुटअप करते तो का डिफरेंशिएशन होके ये लिमिटें भी चेंज हो सकती है सर, ये बीटा गामा फंक्शन में रिलेशन भी बता देगा ना, 0 to π/2 लिमिट हो जाएगी और साइन की पावर n इंटू कॉस टू द पावर n थीटा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा कैसे कह रहे हैं सर? ये जो पर लिखा है आपने x टू द पावर n माइनस 1 जो है क्वेश्चन जी, इसमें इस पर साइन तो रख नहीं सकते क्योंकि तो फिर वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं बनाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाली प्रॉपर्टी बननी चाहिए क्वेश्चन में, तो वो नहीं बनेगी। मतलब और दूसरे भी मतलब वैल्यू चेंज करने पर कुछ बोल रहे हैं आप, नेगेटिव नेगेटिव? हाँ मैं सब्स्टिट्यूट करने का कह रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन आपने लिखा है अंडर रूट के अंदर टेन थीटा डी थीटा वाला, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये टेन थीटा जो है अंडर रूट टेन थीटा, इसको टेन थीटा अपॉन ट्राई कीजिएगा, मैं लिखता हूँ। बीएससी पढ़ाते होंगे ना जो? हाँ बीएससी में भी है सर, 12th में नहीं, 12th में ये बीएससी में है सर। इसका आंसर क्या है? अपन जब बीएससी पढ़ाते हैं तो फिर इसका आंसर भी याद होना चाहिए। किसका? इसी का जो अंडर रूट टेन थीटा है। हाँ 2 अपॉन रूट पाई सर, 2 अपॉन रूट पाई की पाई अपॉन रूट 2 नहीं दोनों ऑप्शन दिए हुए। टेन थीटा, हाँ थीटा, वेट सर मैं अभी 1 मिनट में सॉल्व करूँ, क्या करें याद नहीं आ रहा जी। पौराणिक सर आ गए आंसर। प्रतिभा मैडम, हेलो, देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 आप सॉल्व कीजिए, मैं अब तक थोड़ा सा लिखता हूँ। इसको लिख सकते हैं साइन 1/2 थीटा और कॉस -1/2 थीटा लिख सकते हैं इसको ऐसा। हाँ। और हम जानते हैं कि 0 से π/2 साइन p थीटा कॉस q थीटा डी थीटा क्या होता है? 1/2 बीटा p + 1/2 एंड q + 1/2। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, p की वैल्यू कितनी है? 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4, और ये क्या होगा? -1/2 + 1, मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1/4। बताइए 1/4
ठीक है, बीटा। और बीटा mn बराबर क्या होता है, गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो यहाँ रख दीजिए 1/2 गामा 3/4 और गामा 1/4 अपॉन गामा 3/4 प्लस गामा 1/4। ये वैल्यू तो 1 दे देगा, क्या बनेगा, गामा 4/4। ठीक है ना। तो हमको क्या मिल रहा है, 1/2 तो ठीक है। ये देखिए क्या n 1 माइनस n में कुछ फार्मूला बन रहा है क्या, गामा 1 माइनस n में कोई फार्मूला बन रहा है क्या, तो बन रहा है। क्या बन रहा है, गामा 1/4 गामा 1 माइनस 1/4। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 अपनी जगह में है और ये हो जाएगा पाई अपॉन साइन, n की वैल्यू कितनी है, पाई/4, तो पाई अपॉन 4। और साइन पाई/4 मतलब क्या है, साइन 45, 1/√2। 1/√2। तो क्या आएगा, पाई अपॉन 2 और ये जाएगा √2 ऊपर घूम के आ जाएगा और ये आ जाएगा, देखिए क्या आ रहा है, पाई अपॉन √2। हाँ जी सर। नहीं सर, लेकिन मुझे है ना ऐसा याद है कि ये 12th में RD शर्मा में भी जी है ये क्वेश्चन, जी मैंने जी कराया है बच्चों को, जी 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 एप्लीकेशन और लिमिट तो पाई/2। और तो मैं सर्च करता हूँ, मेरे पास में बुक में हो तो उसका कोई और टेक्निक भी है। ये तो बहुत मतलब बहुत ही प्रॉपर्टियां लग रही है। नहीं तो अब हम नोट करके लिखा देते हैं ना, नोट लिख लीजिएगा, 0 से पाई/2, इसको ध्यान रख लीजिएगा, tan थीटा d थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा d थीटा बराबर पाई अपॉन √2, बस। और ये इन दोनों को ऐड करते हैं i प्लस i करके, फिर वो 2i होता है, फिर डिवाइड में आता है। कोई एक टेक्निक है, मैं कल बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल नई टेक्निक है, शॉर्ट वाली है, तो बिल्कुल बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to infinity x to the power 4 1 minus x to the power 5 1 plus x to the power 15 dx। फर्स्ट ऑप्शन है बीटा 5 × 10 इन कॉमा 10, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है बीटा 4,9 और डी ऑप्शन है 2 टाइम्स बीटा 5,10। सर ये 1 माइनस 5 है या कोई प्रॉपर्टी याद आ रही होगी आपको, हाँ 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 प्लस x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n dx इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स बीटा ऑफ m, n। हाँ, इससे पावर 4 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से बीटा m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यदि 4 को हम क्या लिखेंगे, 5 - 1 मतलब m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू क्या होगी 10 और दोनों को ऐड करेंगे तो 15, दोनों को ऐड करेंगे 15, तो क्या आएगा 2 टाइम्स। अभी फार्मूले आपको याद नहीं है इसलिए थोड़ी सी समस्या जाएगी, बाकी फार्मूले बेस्ड है, पूरा फार्मूले बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट क्वेश्चन, हाँ जी बस एक क्वेश्चन।
जी हाँ यस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है, इंटीग्रेशन 0 to infinity x की पावर 4 e to the पावर माइनस x to the पावर 4 dx। तो हमको निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ट्राई कीजिएगा। क्या करना पड़ेगा पहले तो ये बताइएगा। सर ये प्रॉपर्टी है और इस टाइप की जो प्रॉब्लम जब आएंगी तो x की पावर 4 को आप क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, है ना। सर गामा फलन से हो जाएगा इसका। हाँ तो x 5 बराबर क्या होगा, t टू दी पावर 1/4। तो dx बराबर क्या होगा 1/4 t टू दी पावर 1/4 माइनस 1 dt। तो dx इज इक्वल टू 1/4 t टू दी पावर माइनस 3/4 dt। बस रख दीजिएगा यहाँ पर, लिमिट तो चेंज होगी नहीं। x की पावर 4 तो t 1/4 बाहर, t की पावर माइनस 3/4 और e टू दी पावर माइनस टी डी टी। तो बस t 1 माइनस 3/4 क्या होता है बताइए। 1/4 t टू दी पावर 1/4। अब 1/4 की यदि हम x की पावर n-1 या t की पावर n-1 से कंपेयर करें तो n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमको क्या चाहिए, गामा फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस x की पावर n-1 dx। तो n की वैल्यू तो 1/4 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी 1/4 प्लस 1 मतलब 5/4, ऑप्शन डी। सर क्लास कब तक रहेगी अभी? देखिए आप थोड़ी देर रहेगी, लेकिन ये बीच में आप कहाँ चले गए थे। सर मेरा घर पे था थोड़ा फैमिली फंक्शन, तो वहाँ बिजी थी। बाकी मैं रिकॉर्डेड देख लेती थी सर क्लास। पूरे देख लिए। हाँ देख लिए सर, मतलब थोड़े से रह गए हैं, ये ओटी उसके ही रह गए हैं सर। अभी मैं पूछ रही थी ना आपसे, उसके ही रह गए हैं, जो जो रियल का पार्ट है ना उसका। ठीक तो है, वो तो पड़ा हुआ है फिर भी पहले से, लेकिन फिर देख लूंगी एक बार। ठीक ठीक। चलिए ये हो चुका है, ये इसका आपको आंसर देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका क्या आंसर होगा बताइए इसका। इलिप्स 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 तो नहीं होगा। हाइपरबोला होगा। हाइपरबोला 4/3 आ रहा है ना, कॉमन लेंगे 3 को तो हाइपरबोला हो जाएगा। L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, है ना, या माइनस हो तो भी फिर हाइपरबोलिक, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। ये आपके लिए होमवर्क में प्रॉब्लम रहेगी कि u बराबर दिया है x² प्लस y² प्लस z², और तो हमको निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ यू आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो आपको प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए वेक्टर की, और वो होती है फाई डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू ए वेक्टर, यही होती है। हाँ जी, हेलो। यही होती है। और एक प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर आर एन, आर वेक्टर बराबर क्या होता है बताइए, n+3 आर आर की आर वेक्टर आर। हाँ जी आर कैप होता है ना, बताइए।
आर होगा सर, डाइवर्जेंस है। अब इसके ये बाद बताइए कि जब हम आर की बात करते हैं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखते हैं ना, तो आर स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, तो रख दीजिए आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, तो क्या होगा बताइए, एन की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करें एन की वैल्यू कितनी है 2, तो एन प्लस 3 इंटू आर मतलब क्या होगा 5r, और आर को हमने क्या माना है यहाँ यू, तो क्या आएगा इसका 5u। देखिए हमने दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा दिए हैं, बस आपको समझना है कि क्या चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, आप देखिए इसको ट्राई करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, बस ये दो क्वेश्चन के बाद ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, इसको आप होमवर्क में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो हो गया स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो इसके पहले वाला दिखा दीजिए। नहीं इसको करना है ना, इसको करना है। हाँ इसका बताइए कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, ये वाले को टी मान लेंगे, है ना गुप्ता जी, गुप्ता सर है, इसको टी मान लेंगे, है ना सर। तो x बराबर यदि आप देखें तो क्या आएगा t⁻1/2 इंटू एन, तो dx बराबर क्या हो जाएगा t⁻−1/2 n इंटू डी एक्स, सॉरी 1/n आएगा, नहीं 1/n। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है t/n², राइट। जब अंदर यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा t1/n², और एक और ये जो n है बाहर आ रहा है देखिए, तो क्या हो जाएगा 1/n³। कहीं दिख रहा है क्या 1/n³? हाँ यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ, है ना, तो ये दोनों नहीं होंगे, टी और एम में दो जगह। हाँ अच्छा, यहाँ पे अपन जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे भी आएगा ना, 1/2 आएगा ना, देखिए t⁻, है ना, यहाँ dt होगा, 1/2 भी आएगा, इस हिसाब से याद आएगा, है ना, ठीक है ना। तो मतलब ये रहा कि आपको कुछ क्वेश्चन में ऐसे कुछ ट्रिक भी छुपी होती हैं जिससे हम कुछ ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, या पूरे सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं होती, तो वो सब आएगा अपनी प्रैक्टिस से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर हम आगे बढ़ाएंगे, और कल हम जानेंगे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल के साथ। कल हम कोशिश करेंगे, कल सभी लोग बने रहिए, क्योंकि हम कल चार्ट बनाने वाले हैं, है ना। उस चार्ट में हमने बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें रेक्टिफिकेशन, क्वाड्रेचर और जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड सरफेस ऑफ द रिवोल्यूशन, इससे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस चार्ट में हम बहुत, हाँ जी, वो मॉर्निंग में रियल एनालिसिस, हाँ मॉर्निंग में रियल एनालिसिस चलेगा ना सर? नहीं, मॉर्निंग में तो ओडी चल रहा है ना सर।